सबको सादर नमस्ते। और आज की टॉपिक है पर्यावरण। एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा विषय, आकर्षक है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नोट करनी होंगी और कोशिश करिएगा कि आप नोट भी करते रहें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाएँ। आप अच्छे ढंग से इस चीज़ को अपनी नोटबुक में अंकित करते रहें। पर्यावरण जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज हम उस पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और ये वो पर्यावरण है जिसके सहारे हमारा जीवन है। ये मान के चलें कि पर्यावरण के बगैर हम अछूते हैं, हम अधूरे हैं। पर्यावरण है तो हम हैं। अगर ये पर्यावरण ना होता, ये वातावरण ना होता, तो समुद्र का पानी भी भाप बन गया होता। ये चीज़ केवल कहने की बात नहीं है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि वातावरण ना होता तो समुद्र का सारा जल वाष्प बन गया होता। जी हाँ, अगर ये इतनी व्यवस्था है और इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो इसे इतना देर से क्यों हमारे सामने लाया गया? आप सोच रहे होंगे कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आप 2010 का, 2008 का, 2005 का दौर देखेंगे तो आपके दूर दूर तक आपकी किताबों में कहीं पर्यावरण शब्द का जिक्र नहीं होता था। ये तब आपके सामने आया जब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाने लगे। मैं उस दौर की बात करूँ, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा और आपको एक क्रमबद्ध तरीके से इस चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा जिससे आप इसे अच्छे ढंग से कंठस्थ कर पाए। मैं सन 1950 की बात करूँगा और इसलिए इसे अंकित कर रहा हूँ जिससे आप इस बात को यहीं से याद रख पाएँ कि ये क्लास शुरू कहाँ से हुई थी। तो 1950 से। 1950 का ज़माना था जब हम नहीं थे और शायद हमारी कक्षा लेने वाले कोई भी व्यक्ति 1950 में नहीं रहे हों, हो सकता है मे बी। 1950 के दौर में पर्यावरण के विषय पर कोई सोचने वाला नहीं था, कोई गंभीर नहीं था, कोई इस बारे में ना सोचना चाहता था ना जानना चाहता था। और हम 1950 के दौर में इस दुनिया के गरीब देशों की श्रेणी में आते थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। आप ये मान के चलें क्योंकि 1947 में आपको आज़ादी मिल रही है तो 1950 में आप कितने सुदृढ़ हो जाएंगे। अभी अभी तो आपका संविधान लागू हुआ है, अभी अभी तो आप संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाले देश बने हैं। अभी तो सारी समस्याएं आपको झेलनी हैं और सारी कठिनाइयों के दौर से आपको गुजरना है। तो आप सोचिए आपकी इकोनॉमी बेहतर कैसे हो सकती है? संभव नहीं था। ये दौर वो था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप तब सोच पाएंगे या हम तब सोच पाएंगे जब हमारा पेट पूरी तरीके से भरा हो, अर्थात हमारे पास इतना पैसा हो कि खर्च करने के लिए भी समय निकालना पड़े, तब हम पर्यावरण के बारे में सोच पाएंगे। तो गरीब देश तो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास ये क्षमता नहीं थी। वो अपने पेट भरने के ही चक्कर में सारा काम कर रहे थे। तो ज़रा सोचना पर्यावरण पर क्या ध्यान देंगे। लेकिन इसी दौरान जो संपन्न देश थे, जो बड़े देश थे, जिनके पास संसाधन की कमी नहीं थी, जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, वो लगातार इस पर्यावरण का दोहन करते जा रहे थे, लगातार कंटिन्यू। उन्होंने विकास किया, बहुत बड़ा विकास किया और विकास करते करते अपने पर्यावरण को इस स्थान पर लाकर रख दिए कि हमारी औसत आयु 65 से 70 वर्ष हो गई। आप सोचें कि कितनी बड़ी विडंबना है पर्यावरण की। इसके बगैर हमारा जीवन और हम क्या है? एक कोरी कल्पना है, बस केवल हम समझ सकते हैं और कुछ है नहीं। समझिएगा, तो 1950 के दशक में या 1950 के दौर में कोई भी पर्यावरण के बारे में चिंतन मंथन करने वाला नहीं था। ये मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, ये पर्यावरण विषय इसलिए आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी है। और आप इस बात को नोट कर लें क्योंकि इस चीज़ को इतना ज़्यादा इस वाइट बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, तो आप इसे नोट करें। ये बात बोला गया कि प्रकृति यहाँ पर रहने वाले समस्त मनुष्य, समस्त जीवों की मनोकामना को पूरी कर सकती है।
महत्वाकांक्षाओं को प्रकृति अकेली पूरी कर सकती है, लेकिन उसके लालच को नहीं। दोबारा सुनिएगा, यह प्रकृति मनुष्य की समस्त जीवों की महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर सकती है, परंतु उसके लालच को नहीं। ये बात बोला महात्मा गांधी जी ने, आपके राष्ट्रपिता जी ने। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात पॉइंटेड है, आप इसे नोट करेंगे। और ये हो गया हो तो दूसरा लाइन सुनिएगा। दूसरी विचारधारा है दूसरे लोग की या दूसरे महापुरुष की। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है कि प्रकृति सच में इतनी ज़्यादा आवश्यक है, उन्होंने महसूस किया होगा। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को भी पंख मिल गए होते, अर्थात उड़ने की क्षमता दे दी गई होती, तो आज पृथ्वी की तरह आसमान को भी गंदा कर चुका होता। शुक्र है भगवान का कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात बोला हेनरी डेविड जी ने। पुनः सुनिएगा, अगर मनुष्य को उड़ने की क्षमता दे दी गई होती तो पृथ्वी की तरह वो पूरे आसमान को, इस नीले आसमान को गंदा कर चुका होता। ये बात बोला हेनरी डेविड जी ने। हेनरी डेविड। प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं। ये वो बात बोलने वाला व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम काफ़ी फेमस है, इस बात से आप कतई गुरेज नहीं कर सकते, कतई परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप मान के चलें अल्बर्ट आइंस्टीन इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करके गए। वो आगे तमाम कड़ियों में हम उनको जोड़ते रहेंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना जानें कि प्रकृति सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। प्रकृति सब कुछ है और मैं कुछ नहीं, ये बात बोला अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। ये बात अगर नोट हो गई हो तो आप दूसरी विचारधारा सुने। दूसरी विचारधारा ये है कि इन पौधों को, इन पेड़ों को, इन नन्हे मुन्ने हरे भरे हमारे वातावरण को, हमारी प्रकृति तमाम प्रकार के चक्रवातों से, हवाओं से, आंधियों से, तूफानों से बचाने का काम करती है और बचाती भी है, लेकिन इन बेवकूफ़ों से नहीं बचा सकती। बेवकूफ़ों का मतलब समझें, जो इन पौधों की कटाई कर रहे हैं। ये बात बोला जॉन मुइर जी ने। जॉन मुइर, ये बात बोला था उन्होंने। तो ये तमाम प्रकार की जो भी अवधारणाएं हैं, क्योंकि ये तो कोई साधारण बात तो है नहीं, ये जाना गया कि सचमुच प्रकृति का दोहन गलत तरीके से हो रहा है, जो एक विडंबना है, जिसके लिए आगे हमारे पूरे वातावरण को और हमारे पूरे इस वातावरण, इस जगह रहने वाले जीवों को इसकी पूरी भरपाई करनी होगी। तो आइए समझते हैं। तो ये मामला बिगड़ा, ये लोग थे जिन्होंने पर्यावरण के बारे में इतनी बातें बोली। ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप इसे नोट कर सकते हैं, अच्छे ढंग से बना सकते हैं कुछ। और इस पर्यावरण पे चर्चा इतनी क्यों, ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसलिए कुछ रोचक बात आप जानें कि एक पौधा स्वस्थ पौधा आपको इतना ज़्यादा शीतल वातावरण दे सकता है कि जितना एक एसी 20 घंटे चलने के बाद नहीं दे सकता। तो क्यों जरूरी है ये वातावरण, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि यहाँ साइड इफ़ेक्ट है और पौधों से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो हमें अपने प्रकृति की रक्षा करनी होगी। सारे लोग दोहन करते जा रहे हैं। मैं आपको रोचक बात बता रहा हूँ कि भारत और चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने वाले देश की श्रेणी में आगे हैं। सबसे ज़्यादा अगर पौधा कोई लगा रहा है आज के समय में तो भारत। वो बात की बात है कि वो पौधे कितना ज़्यादा आगे चल करके विकसित हो पाएंगे, क्योंकि लगना और लगाना अलग बात है और उन्हें पालना और पोसना अलग बात है। ये चीज़ें तो भारत और चीन अग्रणी है। ये बात आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा पौधा कौन लगाता है, तो भारत और चीन इस समय लगा रहा है, सबसे आगे है। इजराइल एक ऐसा देश है, इजराइल
जो 20वीं सदी की अपेक्षा, यानी 20वीं सदी की अपेक्षा 21वीं सदी में रोचक है, सबसे ज़्यादा पौधे हैं उसके पास। ये अलग बात है कि 20वीं सदी से ज़्यादा पौधा आज भी है। तो मैंने इतनी बातें बोली आपके सामने कि इजराइल, ये आप नोट करें, इजराइल में 20वीं सदी से ज़्यादा पौधा है। 20वीं सदी से ज़्यादा कहाँ है? 21वीं सदी में। 20वीं सदी से ज़्यादा पौधा 21वीं सदी में है। भारत और चीन, भारत चीन पौधा लगाने के मामले में अग्रणी है, यानी आगे हैं, सबसे आगे हैं। भारत और चीन ये पौधा सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं, अग्रणी देश हैं ये पौधा लगाने के मामले में। इजराइल 20वीं सदी में 21वीं सदी से ज़्यादा पौधा रखने वाला देश है। अद्भुत है ये बात। ऐसी वाली बात तो हमने बता दी, आपको रोचक लगी होगी। बहरहाल वो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ये टॉपिक आपको अच्छी लगे, ये रोचक हो ये टॉपिक, तो इस बात को भी आपको जानना होगा। जिस तरह हमने अभी आपके विचारों को महान महान दार्शनिकों के, या कह सकते हैं महान पुरुषों के विचारधाराओं को आपके सामने परिलक्षित किया, बताने का प्रयास किया। और इसलिए पर्यावरण जरूरी है बचाना, क्योंकि वो झूठी बात नहीं है, मिथक बात नहीं है, ये सचमुच ये आप भी एहसास कर रहे होंगे। तो आइए समझते हैं फिर आगे। 1950 के बाद जब ये मामला बिगड़ता चला गया, ये बातें बिगड़ती चली गई, तो 1972, ये सन आप याद रखें, मैं इस चीज़ को मिटा देना चाहता हूँ, ये सन आप याद रखें, क्योंकि अब मैं जो लिखूँगा वो सारी बातें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। 1950 का दौर कोई भी कुछ सोचने समझने वाला नहीं था, ये बात मैंने बार बार बोला, क्योंकि उस समय पूरे दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का मतलब है, शीत युद्ध का मतलब यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं होने वाला है। अंदर अंदर एक दूसरे से कंपटीशन, अर्थात ईर्ष्या कह सकते हैं, ऐसी भावना विकसित थी। अमेरिका चाहता था कि मैं इस पूरी दुनिया का चौधरी बनूंगा, और चीन चाहता था, अलग चीन चाहता था, रूस अलग चाहता था कि मैं इस पूरी दुनिया का चौधरी बनूंगा। तो ये था मामला शीत युद्ध का। जहां अमेरिका सम्मेलन करना चाहता था, वहां रूस का जो गुट होता था वो बाइकआउट कर देता था, वो नहीं जाता। और जहां रूस सम्मेलन करना चाहता, वहां अमेरिका बाइकआउट कर देता था। ये शीत युद्ध लगातार चल रहा था। पर्यावरण के बारे में कोई सोच नहीं पा रहा था। आप समझ रहे हैं, विखंडन की अवस्था में कोई भी काम सफल तरीके से संभव नहीं है, ये बात क्लियर है। तो शीत युद्ध का मामला था, लेकिन एक दौर आया, और वो दौर था 1972। यहाँ से आप बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 1972 सन याद रखें, डेट याद रखें, 5 जून को पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है। पहला पर्यावरण सम्मेलन, ये चीज 119 देश, रोचक है, अच्छी बात है, 119 देश एक साथ किसी मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं। और चिंता क्या थी? ये पर्यावरण। चिंता क्या थी? ये पर्यावरण का धीरे धीरे नुकसान होना, ये चिंता का विषय था। 119 देश एक साथ आए और उन्होंने अपनी चर्चा परिचर्चा में पर्यावरण को शामिल किया। वो दिन था 5 जून, स्थान था स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? तो स्वीडन। ये चीज याद रखें, स्वीडन। स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को सम्मेलन होता है। पर्यावरण सम्मेलन पहला था ये, और इसीलिए आप ध्यान दीजिए, तो हमेशा लगातार पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा जवाब होगा 5 जून को, क्योंकि 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में, इसलिए 5 जून को ही पर्यावरण दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है, और लगातार ये मनाया जाता रहेगा। ध्यान दीजिए, तो 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। इसी की
याद में या इसी को यादगार बनाने के लिए, इस चीज़ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या इतना ही काम हुआ? नहीं, 5 जून को ही UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का गठन किया गया, जिसकी हिंदी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण कार्यक्रम। अगर ये बात की जाए कि UNEP का गठन कब हुआ या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई, तो जवाब यही दीजिएगा, 5 जून 1972 को गठन किया गया। परंतु इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय यहाँ नहीं है, इसका मुख्यालय है नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? ये बात आप जाने, केन्या में। तो UNEP का गठन हुआ और मुख्यालय बना दिया गया नैरोबी, केन्या में। क्लियर है बात? तो 5 जून को पर्यावरण सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन होता है 5 जून 1972 को, UNEP का गठन होता है। UNEP का काम क्या है? काम यह है कि आगे से जितने भी पर्यावरण के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उसका लेखा जोखा या उसका निरूपण करने वाला कौन होगा, संचालित करने वाला कौन होगा, वो UNEP होगा। यही बताएगा कि अगला पर्यावरण दिवस कौन सा देश मनाएगा और ये निर्धारित करेगा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कौन करेगा, क्योंकि प्रतिवर्ष अलग अलग देश को मेज़बानी करने का अवसर दिया जाता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा UNEP का काम क्या है, UNEP करेगी क्या? UNEP एक संगठन है, ये बनाई गई और ये काम करेगी कि पर्यावरण कार्यक्रम कब और कहाँ और कैसे संचालित किए जाएंगे। ये बात क्लियर हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि 5 जून 1972 को जब ये सम्मेलन हुआ, इसमें आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी शामिल थीं। इससे आपको ये बात कन्फर्म हो गई होगी कि इस सम्मेलन में हमारा देश भी शामिल था। महत्वपूर्ण है, हमारा देश भी इस सम्मेलन में शामिल हुआ, गया इस सम्मेलन में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इंदिरा गांधी जी थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, ये बात आप बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी थी 5 जून 1972 को, और वो इस सम्मेलन में शामिल होती हैं और स्पीच भी देती हैं पर्यावरण के बारे में। बात समझें आप लोग। तो 5 जून 1972 को इंदिरा गांधी जी यहाँ थीं। आगे ये सम्मेलन सफल रहा, 119 देश शिरकत किए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये तो बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन हुआ, क्योंकि आज तो स्थापना हो रही है, आज तो ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चा जिस दिन पैदा होगा, क्या उसका जन्म दिवस उसी दिन मनाया जाएगा? मतलब मैं कह दूं कि किसी व्यक्ति का जन्म 16 मार्च 1990 को हुआ, क्या 1990 में ही 16 मार्च को ही वह अपना जन्मदिन मनाएगा? नहीं ना, वो तो 16 मार्च 1991 को तो मनाएगा ना, वो 1 साल बाद मनाएगा। तो वही मामला यहाँ भी था। तो पहला पर्यावरण दिवस सच पूछा जाए तो 1973 में मनाया तो गया, लेकिन ये मात्र 119 देशों ने अपने अपने तरीके से मना लिया। अपने तरीके से मनाने का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने इसमें शिरकत की थी उन्होंने ही इसे मना लिया, बाकी ये इसका विस्तार नहीं हो पाया। परंतु 1974 में, इसीलिए आप टिक करेंगे कि इसे 1974 में पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। पूरी दुनिया ने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? तो 1974 में। ये बात याद रखें और डेट तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेसिक हो गया है बहरहाल, क्योंकि ये सबको पता है कि 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बात क्लियर है। तो हम अभी तक ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल इतनी बात तो बोला है हमने कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में 119 देश शिरकत करते हैं। यही देश 1973 में अपने अपने स्तर से पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया जाता है।
ये बात क्लियर हो जाने पर एक बात महत्वपूर्ण हमने यहाँ और बोला है, यूएनईपी का गठन हुआ और यही यूएनईपी का काम क्या है कि पर्यावरण के कार्यक्रम किस रूपरेखा से बनाए जाएंगे, कहाँ संचालित किए जाएंगे, किस स्तर पर संचालित किए जाएंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसकी थीम क्या होगी, ये सारी प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कौन होगा, यूएनईपी, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। ये बात क्लियर हो गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम सम्मेलन हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ सम्मेलन होकर के रुक जाता है। अब लगातार अनवरत एक एक वर्ष में कई कई सम्मेलन होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हम लोग पढ़ेंगे और उन्हें जानेंगे और उन्हें याद भी रखेंगे, कंठस्थ रखेंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ध्यान दीजिए, तो अभी भी बात किया हमने 1972 का, अब बात करेंगे 1974 का। 1974 में भी एक सम्मेलन होता है और 1975 में भी सम्मेलन होता है। ऐसा नहीं कि सम्मेलन रुक जाएंगे, सम्मेलन होंगे। 1974 में एक सम्मेलन हुआ हेलसिंकी में, ये याद रखेंगे कहाँ हुआ, ये मामला बहुत ही जरूरी है। हेलसिंकी कहाँ है, तो फिनलैंड में, फिनलैंड। 1974 हेलसिंकी फिनलैंड में ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, क्या इसमें कहा गया, इसमें कहा गया समुद्री प्रदूषण का निस्तारण कैसे किया जाए, अर्थात समुद्री प्रदूषण से कैसे निपटा जाए। ये बात हुई 1974 में हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड में है, परंतु ये सही ढंग से पारिभाषित नहीं हो सका या परिभाषित नहीं किया जा सका, इसलिए क्या रहा, असफल हो गया। समझना, कोई भी सम्मेलन असफल तब होगा, उसकी असफलता तब आपके सामने आएगी क्योंकि उसके उद्देश्य सही ढंग से बताए नहीं गए होंगे, अर्थात परिभाषित नहीं किए गए होंगे, असफल हो जाएगा। तो समुद्री प्रदूषण का निस्तारण करना था, असफल रहा। ठीक आगे 1975 में पुनः सम्मेलन होता है और ये सम्मेलन था लंदन में। लंदन आपको पता है कहाँ है, तो ब्रिटेन में। और इस सम्मेलन में बात की गई समुद्री कचरे के निस्तारण के लिए। अब जरा ध्यान दो, दोनों में अंतर क्या था। यहाँ समुद्री प्रदूषण की बात की गई और शायद ये बात बताई नहीं जा सकी कि किस तरीके से समुद्री प्रदूषण से बचा जाएगा, लेकिन जो लंदन का सम्मेलन हुआ वो उससे सीखा साखा सम्मेलन था, यानी उससे उन्होंने ये बात मानी कि ये असफल था और ये सफलता कैसे मिली, क्योंकि यहाँ परिभाषित किया जा चुका था कि समुद्री प्रदूषण से कैसे बचा जाएगा जब उसके कचरे को निकाला जाएगा, अर्थात उसमें कचरा जाने से रोका जाएगा। ये बात बोली गई 1975 में। 1975 के बाद आप सीधा आइए 1985 में ये सम्मेलन हुआ वियना। वियना कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में एक सम्मेलन होता है पर्यावरण को लेकर के। इसमें बात की गई ओजोन परत को ह्रास या नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के विकल्प पर, अर्थात जो ओजोन परत है उसको कौन सी गैसें प्रभावित कर रही हैं, कौन सी गैसें प्रभावित कर रही हैं और उनका विकल्प क्या होना चाहिए, कैसे इससे बचा जाए। तो ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है इस पर चर्चा की गई। यह भी सम्मेलन बहुत आगे या बहुत कारगर साबित नहीं हुआ, फिर भी ऐसा नहीं था कि यह असफल रहा, सीख तो मिली इससे, असफलता नहीं थी। बहरहाल ये बात की गई। इसके ठीक बाद 1986 की बात, ये स्टार लगा के लिखेंगे, ये सम्मेलन की बात नहीं है, ये डेट वाइज इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आप इस बात को याद रखने वाले हैं। 1986 में
भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था 1986 में। इसका ठीक मतलब क्या है कि भारत ने कानून बना दिया कि पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा, पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जाएगा। इस पर भारत ने 1986 में कानून बनाया। ये बीच में इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि आप 1985 पे पहुंचे थे, तो लगे हाथ 1986 भी याद रख पाएंगे हम लोग। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत ने बनाया और इसका सीधा सीधा कारण था क्या? कारण क्या था? 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुई, भोपाल गैस त्रासदी। और ये किसकी वजह से हुई? तो ये बात ध्यान रखें, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण ये बात हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसलिए भारत ने पर्यावरण संरक्षण कानून बना दिया, कानून बनाया और उसमें कहा, ये निर्देश दिया, बोला कि आज से इस भारत में कोई भी फैक्ट्री बगैर सरकार के परमिशन से संचालित नहीं की जाएगी। एक बहुत अच्छा कानून था, बहुत अच्छी पहल थी कि जिस तरीके से फैक्ट्रियां बनाई जा रही थीं, लोगों के जीवन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा था। इस चीज़ को रोकने का एक बहुत अच्छा उपाय था ये कानून आया 1986 में। बात याद रखें तो मैं पुनः आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, आप इसे नोट कर लें। और मैं जाहिर सी बात बता दूं, स्क्रीनशॉट का बहुत ज़्यादा योगदान इसलिए नहीं समझ रहा हूं क्योंकि आप इस चीज़ को पुनः बैक कर सकते हैं और आप इसे नोट कर सकते हैं, हमारी बातों को सुन सकते हैं और उसे पुनः लिख सकते हैं। तो बहरहाल फिर भी हम आपको 1 मिनट का अवसर देते हैं, आप इसको करिए। देखिए 1987 में सम्मेलन होता है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल है कनाडा में। कागज़ का सबसे बड़ा उद्योग यहीं होता है। 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा, यहाँ सम्मेलन होता है। इसकी डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, 16 सितंबर ये डेट था। यहाँ भी बात किस पर की गई? ओजोन परत के ह्रास पर। जो ओजोन परत का ह्रास हो रहा था इस पर बात की गई। 2000 यूपी टेट 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास कहाँ हुआ है, तो इस बात को भी याद रखेंगे आप। यहीं मैं इसको लिख दे रहा हूँ, दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। और दक्षिणी गोलार्ध विकल्प में ना हो तो आप ये कह सकते हैं अंटार्कटिका, जो कि आप महाद्वीप समझें, वहाँ हुआ है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत का ह्रास यहाँ देखने को मिलेगा। और ओजोन परत का ह्रास का मतलब क्या है? ह्रास का मतलब उसकी मोटाई में कमी आना। तो धीरे धीरे अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाएगी तो नुकसान क्या होगा? पराबैंगनी किरणें कहाँ चली जाएंगी? धरातल पर, और जिसकी वजह से त्वचा का कैंसर होने लगेगा, भयावह स्थिति बन जाएगी। ये समस्या है। तो इस वजह से इस चीज़ से भी बचना होगा हमें इस चीज़ को रोकने के लिए उपाय बनाने होंगे। इसलिए सम्मेलन हुआ और उसमें ये बताया गया कि ओजोन परत का ह्रास सबसे ज़्यादा किसके कारण हो रहा है? CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है? आपके घरों में, फ्रिज में, कूलर में, AC में किस गैस का प्रयोग होता है? तो CFC का प्रयोग होता है। इस वजह से आपकी ओजोन परत को क्या मिल रहा है? ह्रास। ओजोन परत को ही तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। अब जरा सोचो, जब आप इस सुरक्षा कवच को ही हानि पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, सुरक्षा कवच को ही नुकसान पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे, तो आपका जीवन किस कदर आगे बढ़ेगा? ये बहुत ही सोचने का विषय है, गंभीर विषय है, ये बात समझें आप। तो इसलिए इस पर चर्चा हुई
1987 को 16 सितंबर को। और इस बात को मैं आपको बता दूं कि ओजोन दिवस भी पूछा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 16 सितंबर को। तब से लेकर के आज तक ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर ओजोन दिवस। तो दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ह्रास, ओजोन परत को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। इसका कारण आपके सामने प्रदर्शित है। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है? CFC। और कौन कौन सी गैसें हैं तो ये भी नोट कर सकते हैं, हैलोजन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, और एक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी गैसें हैं जो आपके ओजोन परत को ह्रास नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? तो CFC। क्या CFC का कोई विकल्प सोचा गया? जी हाँ, CFC का विकल्प सोचा गया, लेकिन उतना कारगर थोड़ा होगा, लेकिन सोचा गया। और CFC का विकल्प क्या है? HCFC, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। आगे हाइड्रो बढ़ा दीजिए आप। CFC का विकल्प है ये व्यवस्था की गई, विकल्प बनाया गया। और अब ये माना जाता है कि ज़्यादातर ऐसे संसाधनों में जो आप घरों में खूब यूज कर रहे हैं, उनमें आप ये वाली गैस डालें। अब ये कितना कारगर है, ये कितना काम देश और ये नियम को मानने वाले देश हैं और कितने इस काम को कर रहे हैं, ये वही जाने, क्योंकि CFC से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ये HCFC। तो इसलिए ये चीज़ें किस पर्याय में हो रही, इस बारे में कोई भी बात हम नहीं शेयर कर पाएंगे और ना ही कर सकते, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कौन सा देश इस पर कितना अमल करता है। तो ये बात रही महत्वपूर्ण। आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास कहाँ हुआ है? कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? इसकी विकल्प क्या है? ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रही बात, ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका जो 16 सितंबर आपने याद किया ओजोन दिवस, वो 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा पर्यावरण को लेकर के एक समझौता था, वहाँ हुआ। इस वजह से आज हम इस दिवस को मनाते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लिया होगा आपने, आशा करते हैं। और मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। 1987 का मसला, 1987 के बाद बहुत से ऐसे सम्मेलन हैं जिन्हें आपको मैं टोरंटो एक सम्मेलन हुआ, टोरंटो सम्मेलन। ये सम्मेलन टोरंटो कहाँ है? तो कनाडा में है। कनाडा में हुआ। इसमें बात की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम करें, उत्पादन कम करने पर बात की गई। ये बात समझें आप कि टोरंटो सम्मेलन जो कि कनाडा में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम करने की बात की गई, परंतु असफल रहा ये परिणाम, ये रिजल्ट असफल रहा, क्योंकि किसी भी देश ने इसमें बहुत अच्छे ढंग से रुचि नहीं दिखाई। ये समस्या बनी रही। 1988 का ये मसला था। तो हम भी जाने दे रहे हैं, क्योंकि हमें बस इतना याद रखना है कि टोरंटो सम्मेलन कब हुआ, तो आप ये याद रखें 1988। इसके बाद 1992 में सम्मेलन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। 1992 में जिसे कहा गया पृथ्वी सम्मेलन, और जिसे नाम दिया गया संपूर्ण संसार सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, संपूर्ण संसार सम्मेलन, या ये कह दें कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इस बात को रियो डी जेनेरो, ये रियो डी जेनेरो ये कहाँ है, तो ये है ब्राज़ील में। ये सम्मेलन हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने भाग लिया। 192 देश हिस्सा लेते हैं। ये मान के चलें पूरी पृथ्वी यहाँ आ जाती है, तो सारे देश लगभग पहुँच गए, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था, इसमें बात किस पर हुई? यहाँ पर
पर्यावरण का दस्तावेज बनाया जाना था। दस्तावेज अगर किसी भी चीज़ का नहीं बनेगा तो आप ये मान के चलें कि वो चीज़ उतना कारगर नहीं हो पाएगी। तो अब तक जो सम्मेलन हो रहे थे वो उनका दस्तावेज नहीं बना था, लेकिन अब ये बात की गई कि पर्यावरण का एक दस्तावेज होना चाहिए, वो दस्तावेज बनना चाहिए, उस पर सबकी साइन होनी चाहिए। ये बात हुई तो पर्यावरण का दस्तावेज बनाया गया जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। ये बात याद रखें, जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21। तो आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे कि 1992 वाला मसला क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1992 का मामला क्योंकि इसे पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें भाग लिए, ज़्यादा देश इसमें आए, शामिल हुए, और ये रियो डी जेनेरो में हुआ, ब्राज़ील में। पर्यावरण का इसमें दस्तावेज तैयार किया गया जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया। कोई दिक्कत मुझे लगता है इस बात में नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आसान है ये बात, और आप ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी होगी याद करने में। हम 1972 से शुरू किए, 1974 पर आए, हेलसिंकी सम्मेलन पढ़ा, 1975 में लंदन सम्मेलन पढ़ा, ये चीज़ 1985 पर वियना में आ गए, 1987 में मॉन्ट्रियल में आ गए, 1988 टोरंटो पहुँचे, 1992 अब हम कहाँ पर हैं, रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है, दुनिया की दूसरी फैशन नगरी कही जाती है तथा इसे रैंप नगरी भी कहा जाता है। आइए समझते हैं आगे। तो 1992 के बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ 1997 में, जिसे हम कहेंगे न्यूयॉर्क सम्मेलन। बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि न्यूयॉर्क कहाँ है, मुझे लगता है सबको पता है, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में 1997 में यहाँ सम्मेलन हुआ। इसका सीधा मसला था कि एजेंडा 21 को प्रभावी कैसे बनाया जाए, प्रभावी बनाना, यानी इसी चीज़ को आगे बढ़ाना था, इस उद्देश्य को आगे ले जाना था, इस पर चर्चा की गई। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे समझें, 1997 के बाद नैरोबी, 1997 में ही नैरोबी में सम्मेलन हुआ। नैरोबी सम्मेलन करके उसका नाम है, ये याद रखेंगे आप, नैरोबी सम्मेलन। नैरोबी कहाँ है, तो केन्या में। इसका था पर्यावरण संबंधी संधियों पर फोकस किया जाए, पर्यावरण संधियों को आगे बढ़ाया जाए, यानी जो इसके पहले जितनी भी संधियां पर्यावरण के बारे में हुई हैं उस संधियों को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो एक बार इसको आप नोट कर लें। तो ज़्यादा कुछ तो हमने यहाँ कुछ कहा नहीं। 1988 में टोरंटो सम्मेलन हुआ कनाडा में। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने की बात की गई, असफल रहा, ये बात हमने आपको बताया। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, संपूर्ण संसार सम्मेलन इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हुए, इसलिए तो इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और ये रियो डी जेनेरो में हुआ, ब्राज़ील में। पर्यावरण का दस्तावेज तैयार किया गया, एजेंडा 21 बनाया गया। एजेंडा 21 को प्रभावी करने के लिए 1997 में न्यूयॉर्क सम्मेलन होता है। पर्यावरण की समस्त संधियों को आगे बढ़ाने की बात नैरोबी सम्मेलन में 1997 में ही की जाती है, ये बात याद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं मान के चलूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले चुके होंगे, और मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आगे है, अब ज़्यादा सम्मेलनों की बात मैं नहीं करूँगा, बहरहाल फिर भी एक दो सम्मेलन हैं अभी। 1997 का एक सम्मेलन है जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये है, कहाँ हुआ, जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में 1997 में। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब थे इस समय, और 1997 में ये जो सम्मेलन हुआ इसमें बात की गई किस पर, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात की गई, कमी की जाए कार्बन डाइऑक्साइड पे। जो सम्मेलन टोरंटो में असफल रहा वो 10 साल बाद 1997 में प्रभावी कराने की बात की गई, 1997 में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का मसला क्या था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ही तो ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी बातें एक ही तो हैं। अगर ये बात की जाए कि वैश्विक तापन, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, आज
भी आप देख सकते हैं। वातावरण कितना ज़्यादा गर्म है ये महसूस कर सकते हैं आप। लगातार पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा है। इसका मतलब है वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस वजह से ये बात 1997 में चर्चा की गई, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन सभी देश कम करें, इस पर रोक लगाएं। अब कितना रोक लगा ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो देश जितना ज़्यादा उत्पादित करेगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा मेंटेन होने लगती है, तो क्या करें, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कौन कर रहा है? चीन। और ये चीन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के मामले में पूरी दुनिया का 30% हिस्सा अकेले, सोचो, अद्भुत है ये। और बहुत ज़्यादा पीछे है, बहरहाल इतना भी पीछे नहीं कि नाम ना लिया जाए, अमेरिका। और आपका भारत भी 7% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन वर्तमान में कर रहा है। इसका मतलब आप भी पर्यावरण के हनन में बहुत बड़े दोषी हैं। आप भी ये समझें कि चीन 30%, अमेरिका 15%, भारत 7% ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहे हैं। नुकसान होगा, इस पर अंकुश लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। ये रोक लगने का मतलब ये है तमाम प्रकार की फैक्ट्रियों को ये सलाह देनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्पादन हो। दूसरी कोई वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे काम चले, परंतु बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचने पाए। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो 1997 का ये मसला था। 1997 के बाद आप सीधी सीधी लाइनों में याद रखेंगे, एक 1999 में सम्मेलन हुआ जिसका नाम था सिएटल सम्मेलन। ये जो सिएटल सम्मेलन है ये भी वाशिंगटन यानी अमेरिका में है, और यहाँ पर बात की गई विश्व व्यापार को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाया जाए, पर्यावरण के दायरे में लाया जाए। यानी 1999 में जो सिएटल सम्मेलन हुआ इसमें यह बात बोली गई कि विश्व व्यापार को भी पर्यावरण के दायरे में लाया जाए। क्या ये बात आप समझ पाए? विश्व व्यापार का मतलब जो भी व्यापार हम लोग कर रहे हैं, जो भी जल संसाधन से, वायु मार्ग से, यानी ऐसे तमाम जगहों से जो भी हमारे व्यापार हो रहे हैं, इनसे हमारे पर्यावरण को कौन कौन सा नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से ये बात कही गई कि इनको भी पर्यावरण के दायरे में ला लिया जाए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। 1999 के बाद याद रखिएगा 2002 कहाँ सम्मेलन हुआ? जोहान्सबर्ग में, ऐसे ही याद रखें। और 2015 में कौन सा समझौता हुआ? पेरिस समझौता, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए। ये चीज़ याद रखिए, पेरिस समझौता 2015, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में पेरिस समझौते में शामिल थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसलिए इसको याद रखना कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री, तो ये आप लिख लें, मैं इसमें क्या करूं, फिर यहाँ श्री लगा लें, श्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री जी पेरिस समझौते 2015 में शिरकत किया, इन्होंने शामिल हुए। इसकी हूबहू कापी पर इन्होंने हस्ताक्षर किया, इन्होंने ये बात मानी। और आज भी जब दुनिया का सबसे ऊपर की कंट्री या सबसे शक्तिशाली देश है, तो उसके भी सामने हमारे भारत ने अपने झंडे गाड़े और बताया कि हम इन सब समझौतों का अक्षरशः पालन करने वाले हैं और अक्षरशः पालन करेंगे। तो ये बात हुई समझौतों की, ये बात रही आज के क्लास की, और इस क्लास की समाप्ति हो जाएगी इसी पर। बहरहाल इसके पहले हम आपको थोड़ा बहुत इसका रिकैप दे देते हैं। रिकैप का मतलब ये समझ लें, अगर इसमें से कोई भी चीज़ छोटी हो तो आप बैक जा करके, कृपया इतना काम करेंगे, बैक जा करके आप इन्हें अपने नोटबुक में ज़रूर दर्ज करेंगे, और ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मैं पूरा रिकैप 5 मिनट के अंदर देता हूँ अपनी पूरी क्लास का, आप उसे ध्यान से सुने। हमने चर्चा किया कि हम जिस पर्यावरण के बारे में, जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, सच में 1950 के ज़माने में कोई इस बारे में सोचने वाला नहीं था। तमाम प्रकार के दार्शनिकों ने अपने अपने विचार रखे, महात्मा गांधी जी ने भी कहा, उसको आपने नोट किया, और हेनरी डेविड जी ने कहा कि अगर
मनुष्य को शुक्र है भगवान का कि उसने मनुष्य को उड़ने की क्षमता नहीं दी, नहीं तो पृथ्वी के बजाय उस नीले आसमान को भी गंदा कर दिया होता। प्रकृति सारे मनुष्य को बचा सकती है, लेकिन उसके लालच को नहीं। ये बात बोला महात्मा गांधी ने। यानी ये सिस्टम है, ये चीज़ है, ये तंत्र है, इसको विफल कर रहा है ये इंसान। इतनी खूबसूरत वादी को नष्ट कर रहा है। इस वजह से इस पर चर्चा हुई 5 जून 1972 पर। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, ये बात आप सुनते रहें, स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है। पहला सम्मेलन हुआ 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया 1972 में। 1974 में फिर सम्मेलन होता है हेलसिंकी में। लंदन में हुआ 1975 में, समुद्री कचरे के निस्तारण की बात की गई। 1985 में वियना में सम्मेलन हुआ, ओजोन परत के ह्रास की बात की गई। ये बात याद रखें, बहुत सफलता नहीं मिली। और फिर 1987 में मॉन्ट्रियल, जो कि बहुत यादगार पॉइंट है, ये इसे याद रखेंगे आप, बहुत ही ज़रूरी है। 16 सितंबर 1987 को जो हमारे ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है CFC, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया गया। HCFC की बात की गई और हमने बताया कि ओजोन ही है जिसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में चित्र बना के अंकित हो जानी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़े हम, और ये बात हमने बोला कि तमाम प्रकार की हैलोजन गैस भी आपके ओजोन परत को ह्रास पहुंचाती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है। इसके बाद चर्चा की गई 1988 में जो टोरंटो सम्मेलन हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर था, लेकिन सफल नहीं हुआ। 1992 में 192 देशों ने शिरकत किया, सारी दुनिया के देश आ गए, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। यहाँ दस्तावेज बनाए गए, दस्तावेज पर्यावरण के बनाए गए। इसके बाद हमने आपको 1997 का सम्मेलन बताया, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्पादन की बात की गई। जोहान्सबर्ग 2002 का सम्मेलन बताया हमने आपसे, वहाँ पर विश्व राहत कोष की स्थापना की गई, गरीबी देशों के लिए राहत कोष बनाए गए। ये तमाम समस्याएं का निस्तारण करने के लिए ऐसा काम किया गया। पेरिस समझौता 2015 में हुआ, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया या हिस्सा लिया। अब आप ये चीज़ पूरी तरीके से कंठस्थ करने का काम करेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको बेहतर और अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास बेहतर रहा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमियां रही हों तब भी लिखें, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे चैनल की अभी पहली क्लासें हैं जो अभी नई अपडेट होने वाली हैं, और मैं चाहता हूं अगर ये क्लासें आपको एक अच्छे आयाम तक पहुंचाने में सफल होती हैं और एक नई दिशा आपको लगता है कि हाँ ये सफलता की सीढ़ी तक हमें ले जाएगा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का सहर्ष धन्यवाद। नमस्कार।